Hello bachcho, good morning, good afternoon, good evening, whenever you are watching this video. So today we are going to discuss about nuclear force. So what is nuclear force? Generally, how many type of force you are aware about? You are aware about the gravitation force which is happened between mass and mass. You are aware about the Coulomb force which is happened between two charges. Then what is this nuclear force? Nuclear force is a strong attractive force between nucleons in the atomic nucleus that hold the nucleus together, which means what? Generally we have nucleus, under nucleus we have nucleons. So have you ever thought about कि क्या प्रोटॉन प्रोटॉन अंदर है, दोनों रिपल्सन करेंगे तो न्यूक्लियस तो ब्रेक हो जाना चाहिए था। ऐसा क्या चीज़ है जो न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हुआ? ऐसा क्या है उसके अंदर? तो उसके लिए अपन न्यूक्लियर फोर्स समझना बहुत ज़रूरी है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, पहले इसकी प्रॉपर्टी बता देता हूँ, उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है। फिर उस से अपन समझ सकेंगे कि अपना प्रोटॉन प्रोटॉन का जो फोर्स है रिपल्सन का, कूलम्ब फोर्स जिसको बोलते हैं, वो इतना इफेक्टिव क्यों नहीं है। तो प्रॉपर्टी है इसकी न्यूक्लियर फोर्स की, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। ये स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है। एक तो पहली बात तो स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ये स्ट्रॉन्ग है। और ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग सकता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग सकता है। ठीक है, तो अट्रैक्शन सोच के देखो, अगर मान लो ये स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो अपना प्रोटॉन प्रोटॉन आपस में रिपल करते और न्यूक्लियस को स्टेबल नहीं रहने देते। न्यूक्लियस स्टेबल है तो इसके लिए क्यों है? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग है और वो अट्रैक्शन का फोर्स है, तो वो बांधे रखता है दोनों प्रोटॉन प्रोटॉन को। दूसरा, शॉर्ट रेंज। शॉर्ट रेंज, जैसे आपने न्यूक्लियस का साइज सुना होगा, फर्मी एनर्जी होता है, फर्मी मीटर, मतलब आपकी यूनिट तो पता होगी ना, फर्मी, एंगस्ट्रॉम। जैसे फर्मी होता है 10⁻⁻15 मीटर, ऐसे ही एंगस्ट्रॉम होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये सिर्फ छोटी रेंज के लिए एप्लीकेबल है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, इंडिपेंडेंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता ये फोर्स। अरे सोच के देखो, ये चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करता। ये तो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लग रहा है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लग रहा है। तो न्यूक्लियर फोर्स एक अलग ही फोर्स है। और अगली प्रॉपर्टी है, न्यूक्लियर फोर्स आर नॉन सेंट्रल फोर्स। आपने पढ़ा होगा, सेंटर ऑफ मास पढ़ा होगा 11th में, रोटेशन पढ़ा होगा, तब आपने ज़्यादातर फोर्स पढ़े थे वो सारे सेंट्रल फोर्स थे। सेंट्रल फोर्स मतलब बॉडी के सेंटर ऑफ मास से जो फोर्स लगते हैं उसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। लेकिन भाई ये तो अलग ही है, इसका सेंट्रल फोर्स से कोई लेना देना नहीं है। ये नॉन सेंट्रल फोर्स है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी है, आपने देखा होगा ग्रेविटेशन फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं। फिर वहाँ पे अपन ने पढ़ा था कंजर्वेटिव फोर्स पाथ पे, उन पे नहीं डिपेंड करता, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, वो चीज़ें पढ़ी थी। लेकिन ये नॉन कंजर्वेटिव है, ये अलग है। फिर कहाँ काम आता है सर? इसके एग्जाम्पल आपको देखने मिलेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन, जब भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है उसमें बहुत सी एनर्जी रिलीज होती है, वो ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स है। न्यूक्लियर फ्यूजन में भी ये फोर्स काम आता है। हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे कि अपना न्यूक्लियस है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, क्यों स्टेबल है, क्यों अनस्टेबल है, इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।